शार्क टैंक इंडिया सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा बिजनेस रियलिटी शो जो मौका देता है भारत के नए एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडियाज और उनके द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस को बढ़ावा देने में। एक ऐसा शो है जिसमें बिजनेस की चाह रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज को जजेस यानी कि शार्क्स के सामने रखते हैं और ये साबित करते हैं कि कैसे उनका बिजनेस आइडिया आगे जाकर बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। इस शो पर इन बिजनेस आइडियाज का आकलन बिजनेस के एक्सपर्ट्स करते हैं। इस शो में बिजनेस के एक्सपर्ट्स को शार्क्स के नाम से बुलाया जाता है। एंटरप्रेन्योर कंटेस्टेंट्स के बिजनेस आइडियाज का आकलन करने वाले शार्क्स बिजनेस के अलग अलग फील्ड्स के महारथी होते हैं। लेकिन आखिर कौन है वो बिजनेस के बड़े बड़े महारथी और क्या है उनकी स्पेशलिटी और आखिर कैसे काम करता है शार्क टैंक इंडिया, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबंडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर, जहां हम आपके नॉलेज के साथ साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। सो शार्क टैंक फैंस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 20 दिसंबर 2021 से इंडिया में एक शो शुरू हुआ जिसे शार्क टैंक इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसमें कई बिजनेस के स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं उस फ्रेश बिजनेस आइडिया का जिसमें उन्हें दिखता है आने वाला फ्यूचर विजन, कुछ फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी और बहुत कुछ। वैसे ये शो इंडिया के लिए अभी नया है, लेकिन और देशों में इसके कई सीजन्स और एपिसोड्स पहले ही आ चुके हैं। शार्क टैंक एक अमेरिकन बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज है जिसका प्रीमियर 9 अगस्त 2009 को एबीसी पर हुआ था। ये शो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ड्रैगन्स डेन की अमेरिकी फ्रेंचाइजी है जो 2001 में मनी टाइगर्स के रूप में जापान में शुरू हुआ था। तो आइए अब जान लेते हैं इंडिया में आने वाले इस शो के उन 8 शार्क्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अश्नीर ग्रोवर का, जो कि भारत पे के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। अब बात करते हैं पीयूष बंसल की, जो कि लेंसकार्ट के को-फाउंडर और सीईओ हैं। इस लिस्ट में अगली बिजनेस एक्सपर्ट हैं नमिता थापर, जो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। शो पर अगले शार्क यानी कि बिजनेस एक्सपर्ट हैं अनुपम मित्तल, जो शादी.com के फाउंडर और सीईओ हैं। वो संस्थापक हैं पीपल ग्रुप के और उनके ब्रांड शादी.com, मकान और मौज मोबाइल हैं। अब अगली जज बिजनेस एक्सपर्ट हैं गजल अलख, जो मामा अर्थ की को-फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी हैं। अगला नाम विनीता सिंह का है, जो शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ तथा को-फाउंडर हैं। और आखिरी बिजनेस एक्सपर्ट की बात करें तो वो हैं अमन गुप्ता, जो बोर्ड के को-फाउंडर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। 8वें शार्क जो दूसरे सीजन में नजर आए वो हैं अमित जैन, जो कि सीईओ और को-फाउंडर हैं कार देखो के। सीजन फर्स्ट में अनुपम, अश्नीर, नमिता, विनीता, गजल, पीयूष एंड अमन शार्क के रूप में थे। सीजन 2 में अनुपम, नमिता, विनीता, अमन, पीयूष के अलावा नए शार्क अमित जैन हैं और इन्होंने हाल ही में शो को ज्वाइन किया है। आइए अब इसी में इन जजेस के नेटवर्थ के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। विनीता सिंह, जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और को-फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए के आसपास है। भारत पे के को-फाउंडर रह चुके अश्नीर ग्रोवर की नेटवर्थ 790 करोड़ रुपए के आसपास है। गजल अलग, जो कि मामा अर्थ की को-फाउंडर हैं और चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं, उनकी नेटवर्थ 150 करोड़ रुपए के आसपास भी है। अनुपम मित्तल, जो कि पीपल्स ग्रुप शादी.com ब्रांड के फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ 185 करोड़ रुपए के करीब है। अब बात करते हैं शो में अगले जज पीयूष बंसल की। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के सीईओ और को-फाउंडर हैं, उनकी नेटवर्थ लगभग 600 करोड़ रुपए है। शो की अगली जज नमिता थापर हैं, जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब बात करते हैं शो में जज अमन गुप्ता की। अमन गुप्ता प्रसिद्ध टेक कंपनी बोर्ड के को-फाउंडर है। 2023 की इनकी नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए की है। और अब बात करते हैं अमित जैन की, जो कि सीईओ और सह संस्थापक है कार देखो कंपनी के। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमित जी की अनुमानित कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ है 2900 करोड़ रुपए। ये संख्या 2022 या 23 की है। तो इनके जजेस और उनकी नेटवर्थ जानने के बाद आइए बात कर लेते हैं इस रियलिटी शो में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे शब्दों की जो अक्सर इनके जजेस पैनल या फिर पिक्चर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्या होती है इक्विटी?
इस शो में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है तो सबसे पहले वो शार्क के सामने अपने बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करता है, जैसे उसका बिजनेस क्या है, उसके गोल क्या है, ये कितना बेनिफिशियल है और इसके फ्यूचर में सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसके बाद जजेस इनसे और भी कई तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे इनका रेवेन्यू, इनकी कंपनी कितनी पुरानी है, इनके पार्टनर कौन कौन से हैं आदि। जिसके बाद शार्क शुरू करते हैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट का ऑफर देना और बदले में लेते हैं उनके बिजनेस में इक्विटी परसेंटेज। यानी कि इक्विटी क्या होता है कि कंपनी में शेयर धारकों यानी कि शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है और जिसकी कंपनी की बैलेंस शीट पर पहचान की जाती है। इक्विटी की गणना किसी कंपनी की कुल देनदारियों को घटाने के बाद उसके कुल एसेट के रूप में की जाती है। जैसे अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया किसी शार्क को पसंद आए, उन्होंने कहा कि वो उनके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के बदले उनके बिजनेस में 10% की इक्विटी लेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और बदले में उनके बिजनेस में से 10% की हिस्सेदारी लेंगे। इसी के साथ ही साथ एक और टर्म जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है बिजनेस वैल्यूएशन, यानी कि व्यवसाय मूल्यांकन। आइए अब इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिसिपेंट अपने बिजनेस में 10% इक्विटी देने के बदले 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है, तो इट मींस कि कंपनी की कुल मालियत 10 करोड़ के आसपास है। शार्क टैंक में ग्रॉस सेल्स का वर्ड भी इस्तेमाल काफी किया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये ग्रॉस सेल क्या होता है। जैसे अगर एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एक साल में 15 रुपए के हिसाब से 1 लाख पैकेट बेचे, तो उसका ग्रॉस सेल 15 लाख हुआ। इसी के साथ ही साथ जानते हैं क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू में। किसी भी बिजनेस में जो भी पैसे आते हैं उसे उसका रेवेन्यू कहा जाता है, जबकि वहीं हर तरह के खर्चे, प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट पर दिया गया डिस्काउंट, इन सबको निकालने के बाद जो भी बचता है उसे नेट रेवेन्यू के तौर पे जानते हैं। अब इसी में आइए आपको एक और टर्म के बारे में बताते हैं जिसे हम प्री रेवेन्यू के तौर पे जानते हैं। यानी कि ये एक ऐसा गैस है जो पिचर या क्लाइंट के द्वारा लगाया जाता है कि आखिर उनके इस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तकनीकी रूप से पूर्व राजस्व का मतलब है कि आपने वास्तव में अपने उत्पाद या सेवा से अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया है। कंपनी का अनुमानित मूल्य इससे पहले कि वो कोई राजस्व उत्पन्न करें। यहाँ आपके पास आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा से राजस्व धाराएं नहीं है। क्या आप रॉयल्टी के बारे में जानते हैं? अगर किसी भी कंपनी का पेटेंट किया हुआ कोई प्रोडक्ट या उसकी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जैसी किसी भी चीज को जब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बेचा जाता है, तो उन्हें बदले में उसके असली ऑनर को कुछ परसेंटेज देना पड़ता है और इसे ही रॉयल्टी के तौर पे जानते हैं। क्या आप पेटेंट के बारे में जानते हैं? दरअसल पेटेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी चीज की खोज की, तो आपको उस पे अपने मालिकाना हक के लिए उसका पेटेंट अपने नाम पे करवाना पड़ता है और इसे ही पेटेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी सामान को जो आपका हो उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवाना। क्या होता है ट्रेडमार्क? आपने अक्सर देखा होगा किसी प्रोडक्ट के रैपर पर उसके नाम के साथ में छोटे से सर्कल में टीएम लिखा होता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि ये कंपनी का ट्रेडमार्क है और इसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। क्या होता है कॉपीराइट? ये भी पेटेंट और ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में सर्कल में सी लिखा हुआ है, तो इट मींस कि इसकी कॉपी को निकालने के लिए सिर्फ वही कंपनी ऑथोराइज है, कोई और उसकी कॉपीज नहीं निकाल सकता है। क्या होती है परपेचुइटी? इसको भी प्रोडक्ट पर ही डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर हमने किसी बुक पर 100 रुपए की परपेचुइटी फिक्स की है, तो आपको जब तक वो किताब बिकेगी तब तक आपको उस पे 100 रुपए की परपेचुइटी मिलती रहेगी। और लास्ट में समझते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। किसी भी कंपनी द्वारा अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एड पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं और उस खर्च किए गए पैसों से बनाए गए एड से जितने कस्टमर आते हैं उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। अगर कंपनी ने 2000 रुपए एड पर खर्च किए और इस एड से 200 नए कस्टमर मिल गए, तो उसकी पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 10 रुपए हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो के बाद शार्क टैंक में इस्तेमाल किए जाने वाले हर वर्ड के बारे में पता चल गया होगा। आइए अब आपको शार्क टैंक से जुड़ी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीजन के कंप्लीट होने के बाद अब इनका सेकंड सीजन भी शुरू हो चुका है, जो 2 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। इस बार इस शो के जजेस पैनल की लिस्ट में अमित जैन, विनीता सिंह, अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल जी हैं। और इसके दूसरे सीजन में जजेस पैनल में अश्विनी ग्रोवर और गजल अलग नहीं है। तो क्या हमारी तरह आपको भी शार्क टैंक इंडिया का सीजन फर्स्ट काफी पसंद आया था
और इसके सेकंड सीजन को आप भी बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं, तो आपका ये इंतजार अब खत्म हो गया है। और अगर इस शो को देखकर आपको भी मजा आ रहा है, बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, आपको बिजनेस करने का मन कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको शार्क टैंक इंडिया वीडियो थिंक टैंक इंडिया पर? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपने प्यार को हम पर बनाए रखिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।